नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी ये किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। मैं अपनी इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। मैंने काफ़ी चीज़ें होती उस जगह पर देखी है। ये जो हम सुनते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा, जिन पिशाच छलावा बहुत समय लेता है किसी पर अपना प्रभाव डालने में, भाई ये कहीं ना बात सच नहीं है। इंस्टेंट होते देखी हैं मैंने ये चीज़ें। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करूँगा क्या। मैं आपको पहले भी बताया, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि कोई सोल्यूशन बताया करो, हमारे घर पर आकर विजिट करके कुछ बता दो। भाई मैं उतारे नहीं करता, जो ये करते हो काम उनसे आप मिलिए। मैं तो सिर्फ एक नैरेटर हूँ। लेकिन हाँ, किस्से कहानियाँ बातें बहुत ज़्यादा सुनी हैं, बहुत ज़्यादा करी हैं। बड़े बड़े गुरुओं से मिला हूँ, बात करी है। जो क्रियाएँ करते हैं, जिन्हें आप तांत्रिक भी कहते हो, उनसे मिला हूँ, बात करी है। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी कुछ हो चुका है इन चीज़ों का। मतलब अब ये हाल हो गया है कि ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, ईश्वर की दया से, बाबा की कृपा से, कि मैं उस जगह कुछ है नहीं। मतलब कुछ ना कुछ बता तो सकता हूँ। अब वो क्या चीज़ है एकदम सामने कैसे आएगी, उसे कैसे हटाएंगे या उसे कैसे भेजेंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। और बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े मौलवी फेल हो जाते हैं, तो मैं और तुम हैं क्या। ये बात है 2018 की। वैभव नाम का एक मेरा दोस्त था, और दोस्ती अब भी है, बट वो अब यूएस में कहीं सेटल है। और उसके मन में डर बैठ गया, ठीक है। वो मम्मा पापा को भी यहाँ से ले गया है इंडिया में कि भाई नहीं रह सकते। अब आप कोई घर खरीदते हो, घर बनाते हो, तो उसमें आपके बहुत सारे सपने, पैसे और दुनिया भर के ताने, सब कुछ होते हैं। अरे इसके पास पैसा कहाँ से आ गया, अरे इसने इतनी सी उम्र में देखो कितना बढ़िया घर ले लिया। इसने जिस अपार्टमेंट में 3 BHK घर लिया था, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, ठीक है। लेकिन जो दीदी हैं, मतलब वैभव की बड़ी सिस्टर, उनका ना सेकंड बेबी था, होने वाला था, 3-4 महीने प्रेग्नेंट थी। अब घर लिया है, हैंडओवर वगैरह हो गया था, तो पूजा पाठ के लिए पंडित जी से बात हो गया था। तो ध्यान से समझना, इन सारी बातों में अभी मैं नहीं हूँ। मैं अपने ऑफिस था, उसका फ़ोन आया कि यार गृह प्रवेश के लिए एक पंडित जी का नंबर दे सकता है। मैंने हाँ, एक नॉलेज में है, बट किसका गृह प्रवेश। फिर उसने बात बताई। हमने, दोस्तों ने, सबने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा बधाई, और कहाँ लिया है, कैसा है, क्या है, सब उसने बताया। मैंने यार बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये सब काम उसने दिमाग से किया था। लेने से पहले जितनी हम इधर उधर से नॉलेज ले सकते हैं, कभी यूट्यूब से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, वास्तु के हिसाब से मकान बहुत बेहतरीन, ठीक है। और जब कोई बिल्डर बनाता है, अपार्टमेंट बनते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सोच कर चलता है कि आज की जनरेशन जो है वो वास्तु को बहुत ज़्यादा दिमाग में लेकर चलती है। तो जब खर्चा हो ही रहा है तो वास्तु के हिसाब से क्यों ना बनाया जाए। और बेहतरीन मकान था। मकान क्या, मतलब अपार्टमेंट एक VIP टाइप का अपार्टमेंट था। काम आपको कुछ नहीं करना, बस घर से सामान लाओ, रखो और रहना शुरू। और सब एकदम गज़ब का, मार्बल भी, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी मकान की कम है। अब जब उसने बताया भाई इतने पैसों का है, तो नेचुरल सी बात है, महंगा है, अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है, पॉश एरिया है। तो मैंने तो, अंकल आंटी शिफ्ट हो गए। उसने कहा नहीं यार, तू मेरी बात नहीं सुन रहा नितिन, पहले तो तू एक काम कर, ऑफिस से कितने बजे फ्री हो जाएगा। मैंने, मेरी कोई गारंटी नहीं है, 9-10 बज जाएँ। क्लाइंट अगर हमारे ऑफिस आ गया तो और टाइम लग जाता है, उसने बुला लिया तो टाइम लग जाता है, ये सब काम चलता रहेगा, तू बोल कब आना है। तो उसने मुझे और धीरज, एक और हमारा कॉमन फ्रेंड था, मतलब वो उसका खास दोस्त ज़्यादा है, हमारे ग्रुप में थोड़ा सा कम है, तो उसने कहा धीरज को लेकर तू इस जगह आ जा, और फिर पंडित जी जिनको तू जानता है उनके घर चलते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है। मैंने अपने ऑफिस में बोल दिया भाई क्लाइंट आएगा तो उसे बोल देना, एक्सक्यूज़ दे देना, गला ख़राब है, जो भी है, यारी दोस्ती भी तो ज़रूरी होती है। अब मैं धीरज को लेकर वैभव के पास पहुंचा, जहां उसने जगह बताई थी। वहां से वो अपने घर लेकर गया। भाई गाड़ी वगैरह नीचे लगा दी, लिफ्ट से ऊपर आए, बहुत प्यारा सा एक एनवायरनमेंट था। मतलब वहाँ की जो एनर्जी है ना, जो वाइब्स थी, वो सच में अच्छी थी यार। और किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव, मतलब भूत प्रेत आत्मा तो भूल ही जाओ, कैसा भी बुरा नहीं था। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से बात करते हुए, अच्छे अच्छे वर्ड का जो चॉइस होता है उसी से भी पता पड़ जाता है कि यहाँ लोकेलिटी कैसी है। मैंने, यार घर तो बढ़िया जगह लिया है तूने। और मैंने उसकी वाइफ का नाम लेकर पूछा, मेरे उसका भी इसमें योगदान है, मतलब पसंद उसकी भी है ना। तो उसने कहा ढूंढा उसी ने है। वो अपनी किसी खास दोस्त के साथ कम से कम 3 महीने से हम घर सर्च कर रहे थे कि कोई अच्छी मिल जाए जगह। कभी कोई आसपास का लोकेशन समझ नहीं आ रहा, कभी स्कूल दूर हो जाता था, यहाँ तो मार्केट भी पास है, हाँ थोड़ा महंगा है, अपने बजट को बहुत खींचना पड़ा है भाई। और मैंने कहा वो है कहाँ। कह रहा वो अभी
नानी मतलब बच्चों के साथ नानी के घर गई है। मेरा जो दोस्त है वैभव, उसके भी 2 बच्चे थे। अब बच्चे वगैरह अभी नानी के गए हैं और जब प्लान हो जाएगा तब मैं उस दिन लेकर आऊँगा सबको। मैंने घर देखा, मैंने बहुत सुंदर है यार घर में, सच में एक अलग सी वाइब थी, बहुत प्यारा एकदम सुकून में घर, और 9वें फ्लोर पर था। ठीक है, मैंने यार बड़ा प्यारा है यार, अच्छा मकान है। अंकल आंटी को हमने बधाई दी, फिर उसके बाद मैंने पंडित जी से बात कराई। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, और इसके लिए कोई तारीख बताई थी, वो बहुत दिन शुभ रहेगा। ठीक है पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि इसके साथ साथ ना आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो जब तक गृह प्रवेश नहीं होता, कुछ इसके अंदर पहला जो सबसे बड़ा उन्होंने कारण बताया कि इसके अंदर मांस मदिरा नहीं आना चाहिए घर के अंदर जब तक गृह प्रवेश नहीं होता। उसके बाद आप खाने पीने वाले हो, बहुत से लोग हैं घर में नॉनवेज बनाते हैं, लेकिन प्रवेश से पहले नहीं करना ये काम। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ प्रिकॉशन बताए और घर में लाकर एक छोटी सी चीज़ रखने को बोली थी कि जब तक गृह प्रवेश नहीं होता वहाँ की एनर्जी को सही रखने के लिए बहुत से बिल्डर भी ये लोग काम करते हैं, और मुझे अब जाकर पता चला है। ये कहानी के भीतर आपको पता चलेगा सब कुछ कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। और हाँ, कहानी से याद आया मुझे, आपने कहा है ना कि नितिन छोटे जो कोई टोटके हैं वो बताते रहा करो। आपके घर में अगर आए दिन आपको ऐसा लगता है कि यार किसी के आने के बाद घर में नेगेटिविटी सी आ जाती है, कोई भी हो सकता है, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प हो सकती है कोई, है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आपके कोई कलीग हो गए, उनका डेली आना जाना रहता है, आपके साथ ऑफिस जाते हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो गई, आपका कोई ऐसा दोस्त, कुछ भी, या आपका कोई रिलेटिव, उसके आने के बाद घर में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, घर में लोग कभी कभी बीमार पड़ने लग जाते हैं, मतलब नेगेटिविटी सी आ जाती है। तो जिस कमरे में उसका आना सबसे पहले होता है, आपका ड्राइंग एरिया, उसके चारों कोनों में फिटकरी रख देना। बहुत ज़्यादा मैंने खर्चा बता दिया क्या? 10-15 रुपये का काम बताया। और ये मेरे कहते के साथ ही मत करना, पहले किसी पंडित, भगत, मौलवी, जिसको भी आप मानते हो उससे पूछ लेना कि ऐसे किसी ने बताया, इससे कुछ होता भी है, और उसे बस वहाँ रखा छोड़ देना। आप डस्टिंग वगैरह करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, बस उठाओ उसे किसी टेबल पे रख दो, झाड़ू पोछा करो, वापस रख दो, ठीक है। और वो किसी की नज़र में आए नहीं आए, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, बस आप रख देना। जो फिटकरी है उसका ऑरा इतना ज़बरदस्त होता है कि अगर अपने साथ कोई का मतलब बला वगैरह आ भी लिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे वहाँ से लौटना पड़ेगा। वो चारों कोने से कुछ ऐसी ऊर्जा निकलती है, एक ऐसी स्मेल निकलती है जहाँ पर ये शक्तियाँ रुक नहीं सकती। लेकिन अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ चुका है तब फिटकरी भी वो खोखली करना जानते हैं। शेर को सवा शेर मिलने में देर नहीं लगती। जिस एंटिटी को आप मानकर चल रहे हो कि इसे हम हरा देंगे, वो हो सकता है कि आप पे इतनी भारी पड़ जाए कि आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें लेकर चलना दिमाग में, ठीक है। अब उन्होंने, पंडित जी ने मेरे दोस्त को कुछ चीज़ बताई और एक तारीख बताई कि इस तारीख से पहले आप मुझसे मिल लो, और गृह प्रवेश के दिन एक ख़ास डे बैठा, वो तारीख है। उन्होंने कहा ठीक है जी, नितिन के साथ मैं आ जाता हूँ। अच्छा नितिन वहीं है, बात कराओ। मेरे से बात करी उन्होंने, और कैसा है तू, घर पे सब कैसे, मैंने सब बातें बताई। मैंने कहा एकदम पंडित जी बढ़िया, और आपकी कृपा से जैसा आपने बताया था वो चीज़ें फॉलो करता रहूँगा। तो वो जो मुझे स्टूडियो में भी, आप जानते हो ना मुझे काफ़ी पहले से, उसको जो स्थान वाली बात थी वो सब कुछ ठीक चल रहा पंडित जी। उन्होंने मुझे भी कुछ बताया कि अभी आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करना। प्लस उन्होंने एक कलर भी बताया, जैसे किसी का ऑरा अगर कमज़ोर है तो वो प्लीज़ डार्क कलर्स ना पहने। मैं अपनी तरफ से आपको एक बात बता रहा हूँ और ये काम करती है। मतलब ब्लैक और डार्क ब्लू ये सब तो बिल्कुल भूल जाना, लाइट कलर जितने हो सकें, और रात में सोते में तो बिल्कुल मत पहनना डार्क, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी पंडित जी, ऐसा मैं कंटिन्यू करूँगा। और आप यकीन करोगे मैंने 25 दिन तक वही वाइट, लेमन, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, यही सब पहना है। खैर मैं मानता हूँ, देखिए कि ये वर्ल्ड जो है ना, आपके और हमारे से नहीं, किसी और एंटिटी से भी चल रहा है शायद। उनके होने का एहसास बहुत लोगों को बहुत बार हो गया है, बट मानने को राज़ी नहीं है कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। मत मानिए, जब आपका खुद का कोई एग्जाम्पल किसी के सामने आएगा तब आप मान लेना। और मैं चाहता हूँ कि किसी के लिए कभी ऐसा ना हो, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा डरावना, भयानक, ख़तरनाक हो जाता है। अब होता क्या है कि मैं अपने ऑफिस आ गया था, और इस बीच ना दीदी आई थी। दीदी जो 3 महीने प्रेग्नेंट है, और मुझे ये नहीं, मतलब कैसे कोई यार घर का जो उनकी सास हैं, ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ पढ़ रखी थी, क्योंकि उनकी बेटी के अभी बच्चा नहीं था,
और जो हमारी दीदी हैं, मतलब मेरे दोस्त की वैभव की जो बड़ी सिस्टर है, उनके अब दूसरा बेबी हो रहा था। तो वो उनकी कोख छोड़कर, मतलब सुन रहे हो मेरी बात, जो दीदी हैं वैभव की, उनकी कोख छोड़कर सासू माँ जो हैं उनकी, मतलब दीदी की सासू माँ, उनकी बेटी के ग्रहण करे। 3 महीने जो हुए हैं, बस वो किसी तरह से चला जाए, उसकी कोई बलि मान लो आप, है, और बेटी है से, तो कोई चीज़ छोड़ी हुई थी। लेकिन ये दीदी जो हैं, आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं, बहुत ज़्यादा। उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई चीज़ उन पर असर नहीं कर पा रही थी। उन पर 2 बार क्रिया भी पड़ी गई थी, ठीक है, शादी के 3 महीने के अंदर। ये पंडित जी जो गृह प्रवेश कराने वाले हैं ना, ये सिर्फ गृह प्रवेश नहीं, ये उतारे भी जानते थे, और बहुत गज़ब हैं ये जिनके बारे में बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, जो चीज़ सामने है तुरंत से तेज़ बता देते हैं, ये है, इसका ये उपाय है, ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा आपकी उम्मीद से बहुत परसेंटेज कम। नारियल कितने का आता है, नींबू कितने के आते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। जो सामने बैठा है, जिसके पास विद्या है, वो अपनी विद्या से उस चीज़ को क्या बना सकता है ना। काम जो पिन से होता है तलवार से नहीं, और जो तलवार से होगा वो पिन से नहीं, ऐसे पंडित जी का मानना है। दीदी, मतलब मैं अब इस बीच में नहीं हूँ, लेकिन दीदी गई, और जाने के बाद वो वहाँ बेहोश हो गई। घर देखने आई थी, और हस्बैंड भी साथ में थे, मतलब जीजा जी जो थे, और ये लोग पास के अस्पताल पहुँचे। बताया कि भाई प्रेग्नेंट तो है ही, और कभी कभी बीपी ऊपर नीचे हो जाता, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन मैं कभी ऐसे बेहोश तो हुई नहीं हूँ। अब ये क्या हुआ है कुछ नहीं समझ आया। ये जो एंटिटी इनके साथ चल रही है कि मौका लगे और मैं मतलब अपना असर दिखाऊं, इसने इस घर में आते के साथ ही असर दिखा दिया, और इस घर में दीदी के माध्यम से इसने जगह बना ली। काम कुछ और होना था, मतलब प्रेत शक्ति को कोई और काम दिया गया था, लेकिन इनका क्या भरोसा है कब पलट जाएं। आपने जो कहा है नहीं करा, क्या कर लोगे। मैं कुछ चीज़ें आपको रोक रोक के बता रहा हूँ, लेकिन कहानी आप अच्छे से समझना, पकड़ना। मैंने अपने दोस्त को ऐसे ही फ़ोन किया, मैंने भाई कब की तारीख निकली है, कह रहा है अभी तो अस्पताल में हूँ। मैंने क्या हो गया, सब ठीक है। उसने बताया कि दीदी ऐसे यार घर देखने आई थी, और उनके लिए तो ये घर मनूस हो गया। मैंने अरे यार अपनी चीज़ को ऐसे क्यों बोल रहा भाई, दीदी ठीक है। हाँ ठीक। मैंने कौन से हॉस्पिटल में हो बता मुझे। उसने बताया, तो शाम को मैं और मेरा दोस्त भी पहुँचे। मैंने दीदी क्या हो गया था, क्यों गिर गए। तो उन्होंने कहा इतना अच्छा मकान देख के ना थोड़ी जलन सी हुई और मैं गिर गई। मैंने कहा बताओ ना क्या हुआ था। अरे अब तू क्या डॉक्टर है। मैंने फिर भी बताओ मुझे। कह रहे अरे मतलब कैसे बताऊँ, एकदम ही सब आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। डॉक्टर ने देखा बीपी डाउन हो गया था। मैंने आप कुछ गोली वगैरह लेते हो क्या बीपी की। कह रहे नहीं। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें बोली तो मैंने उनसे एक चीज़ और पूछी। मैंने दीदी कुछ मतलब आप इत्र वगैरह। कह रहे नहीं मैं नहीं, लेकिन हाँ हस्बैंड काफ़ी इत्र वगैरह लगाते ही हैं, क्योंकि उस रूम में आते ही ना, हॉस्पिटल में तो एक अलग सी स्मेल होती है, लेकिन दीदी वाले कमरे में जैसे ही आए थे मतलब बहुत ज़बरदस्त महक रहा था। अब मेरा दोस्त वैभव भी था, धीरज भी था, और दीदी थी, लेकिन हस्बैंड नहीं थे। दीदी की सासू माँ आई हुई थी। उन्होंने मुझे देखा, और उनका ना चेहरा देखने के बाद यार मुझे सच्ची में लग रहा था कि ये कुछ भाई जानती हैं चीज़ें। उन्होंने मुझे देखा, क्या नाम है तेरा। मैं नितिन। क्या तहकीकात कर रहा तू। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही, मतलब बड़ी दीदी हैं हमारी तो पूछ नहीं सकते। नहीं तुझे हमने पहले तो देखा नहीं। मैंने कहा अरे आंटी कैसी बातें कर रहे हो, मैं शादी में भी आया हूँ और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वैभव, हाँ हाँ जी आंटी जी ये नितिन है, और आप जानते हो शायद, पता नहीं आपने अभी जागरण में भी देखा होगा। इधर आ। मैं आया। ये हाथ में क्या पहन रखा है। उस वक्त मैं, जैसे अभी मेरा जो बहुत से लोग पूछते हैं कि कलावा कहाँ है नितिन, तो रोका है और फिर उसके बाद दोबारा से धारण किया जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं कि बाज़ार से ख़रीदा और घुमा दिया हाथ पे, मैं अलग तरीके से पहनता हूँ। आप अगर मुझे कहोगे कि हमें वो तरीका बता तो बताना, मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो उसमें बनाऊँगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे आपको प्रभाव दिखेगा। इसीलिए आप देख रहे होगे कम से कम 15 दिन से खाली हाथ। तो मैं उस वक्त हाथ में कुछ और भी पहनता था, कड़े और अंगूठी के अलावा, और अब वो उतार दिया। हर चीज़ का एक समय निर्धारित होता है, उसे आप लगातार पहन के उसकी एनर्जी को कम कर देते हो।
अगर आपने बहुत समय से कोई चीज़ पहनी हुई है उसके लिए ध्यान रखना, उसे उतार कर आपको क्लियर करके दोबारा पहनना ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ जी, किसी ने बताया है। अच्छा अच्छा, क्यों तुझे आत्माएं दिखती हैं? उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। अब दीदी प्रेग्नेंट हैं, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, मन में 100 बातें आती हैं, डरावने सपने आ सकते हैं। वैभव भी एकदम से, अरे हाँ आंटी आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये जो पहना है इसका मतलब तुझे कोई आत्मा दिख रही है। कौन दिख रहा है? बता, मैं तेरी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं जी, कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, कौन गुरु है तेरा? मैंने कहा भोलेनाथ हैं। नहीं नहीं, गुरु कौन है? मैंने बोल तो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक काम करें, मैं कॉफ़ी ले आऊँ तुम दोनों के लिए? चल भाई मेरे साथ चल। क्या नाम तेरा? नितिन। मैंने हाँ जी चलो, कहाँ चलना है? उस वक्त मैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस में आ गया। मुझे समझ आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। गुरु से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इसके ऊपर कौन है जो रक्षा सुरक्षा कवच बनाए बैठे हैं। मैंने कहा जी चलते हैं। मेरा दोस्त धीरज भी साथ आया। मैंने कहा कॉफ़ी लानी है भाई, कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले आएंगे। दीदी ने कहा था कि मुझे तो सैंडविच खिला देना, वैसे तो डॉक्टर मना कर रहे हैं, ये अजीब अजीब खाना दे रहे हैं और सुबह होने कहा था। वैसे तो शाम को भी जा सकती थी दीदी, ठीक थी, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे रख लिया कि अगले दिन सुबह आप चले जाना। दीदी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं, धीरज, वैभव वहीं दीदी के पास ही था। मैं, धीरज और वो आंटी कॉफ़ी लेने के लिए चले तो नेचुरल सी बात है कि कैंटीन तक जाएंगे, वो बीच में रुक गई एकदम। दोबारा मत आइयो यहाँ। अब भाई ये क्या हुआ? मतलब वैभव की मम्मी बोलें या दीदी बोल दें, जीजा जी बोल दें, समझ आता है। अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम्हारे घर भी कभी नहीं आया। मैंने जी हाँ, इनने मकान ख़रीदा ना तेरे दोस्त ने? मैंने कहा हाँ जी। हाँ तो उसके प्रवेश वगैरह में मत दिख जाइयो। मैंने ठीक है जी, अगर इतनी बुरी लग रही है हमारी प्रेजेंस तो नहीं आएंगे। तभी कमरे से वैभव बाहर आया। अरे सुन, कॉफ़ी लेने जा रहा है ना? मैंने कहा हाँ हाँ। तो एक काम करियो, दीदी के लिए जो सैंडविच ला रहा है 2 मेरे भी ले आइयो भाई, मैं रात को रुकूंगा ना तो ऑफिस का काम यहीं कर लूँगा। लैपटॉप ला देगा घर से? मैंने कहा हाँ ले आएंगे। जा तू अंदर जा। अब उसे थोड़ी बात लग गई, ये मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को भी ऐसा कुछ बोल चुकी होंगी। रक्षाबंधन पे भी लड़का कम ही जा रहा है। अब वो आ गया। क्या हुआ? आंटी जी कुछ बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तेरा दोस्त घर जा रहा है अपने, तुझे जो भी काम करना है कल कर लियो अपने ऑफिस का। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे से अगर कोई दिक्कत है ना तो आंटी जी ज़्यादा परेशान ना हो, ये लड़का जो धीरज है और ये वैभव, ये भी दोस्त हैं दोनों, ठीक है? ये उसके घर से लैपटॉप ला देगा, ऑफिस का काम है, क्यों मिस करना। मैं जाऊँ आंटी? कोई सैंडविच, कॉफ़ी? हाँ हम अपने आप कर लेंगे, तू जा। वैभव ने मुझे इशारे से करा कि ये हुआ क्या है। मैंने उसे बोल दिया कि ठीक है, गाड़ी में बैठ के मैं फ़ोन करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में आया, बैठा, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई इनकी प्रॉब्लम क्या है और मेरे से क्या प्रॉब्लम है? कह रहा बोला क्या है? मैंने, मुझे ये कहा है कि इसके गृह प्रवेश में आने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा भाई सुबह से लेकर रात तक काम है, सारे दोस्त आएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएगा तू? मैंने कहा भाई जो उन्होंने बोला है। अच्छा तो मतलब कोई और भी बात हुई है? मैंने कुछ नहीं यार, पता नहीं उन्होंने बोला है हाथ में क्यों पहना है, तेरे गुरु कौन है, और पता नहीं मुझसे क्या क्या बोले जा रही है ना, मतलब एक तरह से तेरे से दूर रहने को बोला है। मैं मम्मी से इनकी बात करवाता हूँ यार। मैंने कहा यार बड़ों बड़ों को क्यों ला रहा बीच में, बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी। दीदी की सास है वो, छोड़ना, नहीं आ रहा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा है कहाँ तू? कह रहा मैं तो कैंटीन आया हूँ ना। और मैंने कहा वो कहाँ है? वो दीदी के पास है। मैंने भाई दीदी को ना अकेला मत छोड़वा। और मैंने यूँ ही बोला, सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे ही बोल दिया। मतलब मैंने, पता नहीं यार कुछ अजीब सा लगा मुझे भी, जैसे उन्होंने मेरे बारे में बोला ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मैं बस पहुँचता हूँ। मैंने, धीरज कहाँ है? यहीं है वो, पेमेंट कर रहा था। यार नितिन कोई बात है क्या? मैंने कहा बात तो ऐसा है कि जो भगत है ना, जो पंडित जी हैं, मैं उन्हें नंबर दे रहा हूँ तेरा, ठीक है? तू बात कर और उनसे ना गृह प्रवेश तू करवा भाई, उससे पहले दीदी को एक बार मिलवा ले। मुझे कुछ डाउट हो रहा है। किस पर? मैंने, ये जो अम्मा जी हैं ना, इन पर डाउट हो रहा है। और भाई साहब ये पहुंचा है और वो दीदी नींद में है, कोई उन्हें किसी तरह की
दवाई तो ऐसी नहीं दी डॉक्टर ने जिससे उन्हें नींद आ जाए इतनी तेज़। और क्या हुआ है कुछ नहीं पता, और ये वैभव ने बताया मुझे, मैं तो था नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठा अपने ऑफिस निकल गया, मैं जो हुआ बता दिया। धीरज ने भी बताया कि दीदी मतलब डॉक्टर बुलाना पड़ गया था कि इन्हें क्या हो रहा है। डॉक्टर ने पल्स वगैरह देखा, बीपी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, लेकिन वो ऐसे जैसे कि मतलब ये आंटी कुछ बोलेंगी तो बोलेगी, आंटी मना कर देगी तो नहीं बोलेगी। अपने पेट की खाल को नोच रही थी जिस वक्त ये वैभव पहुंचा है खाना लेकर, और नींद में है। मतलब आदमी नींद में है तो छींक नहीं सकता है ना, धसका उठ जाए वो बात अलग है, लेकिन नींद में होगा तो पलकें नहीं झपकेंगी। ये सब कुछ हो रहा था और दीदी नींद में है। वो आंटी जो हैं, पहले आपने कितनी बार ऐसा नोटिस करा है कि आप किसी से अगर मिलने जाते हो, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, आप जिस बेड पे पेशेंट होगा बहुत रेयर चांस होगा कि आप उस पर बैठोगे, अदरवाइज़ डॉक्टर नर्स मना कर देते हैं कि आप उस पर मत बैठिए भाई। अलग अलग कारण है ना, कि वो प्रेग्नेंट भी हैं, उन्हें थोड़ा सा साफ़ सफाई भी चाहिए, साथ ही साथ आप बाहर से कैसे आए हो, पेशेंट के पास आकर बैठ गए, दूर बैठो ना थोड़ा सा, और ये कॉमन सेंस भी है। ये उनके सिराने बैठी थी, दोनों पैर ऊपर कर रखे थे, आलती पालती लगा कर बैठी हुई थी, और उसके सिर पर मतलब उसके बोल रहा हूँ सॉरी दीदी, उनके ऐसे ऐसे सिर पे हाथ घुमा रही थी। दीदी को जब होश में एक तरह से लाया गया ना, तो कहती हैं कि मैं तेरे घर नहीं आ रही और मुझे कोई काम आ गया है। क्या काम आ गया? मैंने दीदी मतलब अपनी पूरी मेहनत करके घर खरीदा, आपने भी घर आकर देखा है और अच्छा लगा। अब उसके बाद कह रहे हो गृह प्रवेश में नहीं आऊँगी, ये क्या बात है? इसने मम्मी को फ़ोन कर दिया, रात के 12-1 बजे घर फ़ोन कर दिया। मम्मा पापा ने तो खूब कहा था आएंगे, लेकिन दीदी ने मना किया था कि मतलब उनके मेरे दोस्त के पापा को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है ना, तो ज़्यादा ट्रैवल ना करें इसीलिए, और घर पे आंटी को रहना ज़रूरी था उनके पास, वरना बिटिया अगर अस्पताल में है तो वो मम्मी पापा तो आएंगे। अब उनकी बात पता नहीं कैसे हुई, अंकल का फ़ोन आया धीरज को, और धीरज ने लिया लाइन पे मुझे। ये कितने बजे बात हो रही है पता है? 12:30 बजे। कि नितिन क्या बात हुई थी, सारी बात बता। मैंने कहा अंकल आप परेशान मत हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस उन्होंने मुझे आने को मना किया है। लेकिन तू क्या उन्हें पहले से जानता? मैंने कहा नहीं जानता। इनके हस्बैंड को जानता? मैं किसी को नहीं जानता, बस ये जानता हूँ कि ये दीदी हैं, उनके हस्बैंड हैं, बस। अरे मुझे इनसे क्या मतलब है? और मेरे पंडित गुरु के बारे में पता नहीं क्यों पूछना चाह रही थी। तब अंकल जी ने बात खोली, फिर मुझे वैभव के पापा ने मतलब अंकल ने ये बात बताई। तब जाके पता चला कि शादी के कुछ समय बाद ही ऐसी ऐसी दिक्कतें उनके माध्यम से हो चुकी है, जब हमने उतारा करवाया था। तो बेटा तू थोड़ा ध्यान रखियो। मैंने कहा अंकल यानी वो जो आंटी हैं वो ब्लैक मैजिक जानती हैं? उन्होंने कहा पता नहीं, वो खुद करती हैं क्या भाई, सास है हमारी बिटिया की, तो एकदम हम बोल नहीं सकते, लेकिन चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हैं हमें। वो हमारे घर पर जब भी आई हैं वाद विवाद ज़रूर होता है, भले ही वो चुपचाप आकर बैठ कर चली जाए तब भी। हमने एक बार घर में उतारा जब करवाया था अपनी बिटिया का, तब पता चला था कि अपनी ही है और इनकी साइड की है, मतलब जो हमारे दामाद साहब हैं। और जैसे जैसे पंडित जी ने बताया, मैंने तो जिनसे उतारा करवाया था वो पंडित जी का है, वो काफ़ी वृद्ध हो गए और कुछ महीने पहले वो गुजर गए हैं, वरना तो मैं तुरंत उन्हें फ़ोन करने वाला था। तू किसी को जानता है? मैंने अंकल जानता हूँ, और वही हैं जो आपके घर पर गृह प्रवेश को आ रहे हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात है बेटा, तो एक काम करेगा तू, बुरा मत मानियो। मैंने हाँ अंकल मेरे को नहीं आना, यही कहोगे? देख बुरा मत मान, और गृह प्रवेश वाले दिन मत आ, लेकिन उसके आगे पीछे कभी भी आया, मतलब अपना ही घर है। मैंने अंकल मतलब मेरी तरफ से ऐसी टेंशन मत लो, और हम एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं, मैं हूँ, धीरज है या वैभव है, हम अलग नहीं हैं, आप टेंशन मत लो। बेटा प्लीज़ घर पे भी सबको। मैंने कहा अरे सब घर पे रिलैक्स है, और मैं घर में ये चीज़ डिस्कस कर भी नहीं रहा। मैं सुबह सुबह 6:30-7 बजे करीब पंडित जी के पास पहुंचा था, जो मतलब गृह प्रवेश को आने वाले हैं। गृह प्रवेश का दिन 3 दिन बाद था। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने मेरा जो हाथ में बांध रखा था देखा, कह रहे बेटा यही वाला हाथ पकड़ा था क्या उन्होंने? मैंने हाँ। कह रहे तो खंडित हो गया। मतलब अब सोचिए कि उनके पास ऐसी क्या मतलब कौन सी एंटिटी है उनके साथ में जो उनका काम कर रही है। मैंने कहा लेकिन ऐसे क्या खराब हो जाती है भाई, ये तो
आपने मुझे दिया है, ईश्वर की शक्तियों के साथ ये बंधा है, मंत्रोच्चारणों के साथ बंधा है, तो ऐसे कैसे ख़राब हो जाता है? उन्होंने कहा बेटा गले का धागा भी अगर शमशान घाट जाते हो तो भी उसे घर पर छोड़ कर जाना चाहिए, गंगा जल में रख कर जाना चाहिए। और वो जो भी हैं वो अपने साथ एक नहीं कईयों को लेकर चलनी है। उनके घर में जो भी गुजरा होगा ना, ख़ानदान में मतलब घर कुनबे में, ये उसे जाने ही नहीं देती हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है। अब ना मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा 2 लोगों के लिए। मैं तो देखो कौन हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तो और क्या होगा। डर किसके लिए लग रहा है? पहला दीदी के लिए, दूसरा जो नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी जो भी आने वाली है उसके लिए। मैंने कहा पंडित जी मैं ना अपने दोस्त को आपके पास भेज रहा हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा लेकिन आप उसके साथ एक बार दीदी को देख लो। हाँ बेटा मैं ये कर सकता हूँ। वैसे एक बात है नितिन, तू पीठ पीछे दोस्त के लिए आया और उसकी दीदी के लिए कर रहा है। मैंने कहा वो बड़ी बहन जैसी है मेरी, और ऐसा नहीं है कि दोस्त की दीदी है तो हम क्या मतलब मना कर दिया नहीं जाएंगे। कुछ मुझे उनके बारे में, आंटी के बारे में ऐसे ऐसे अंकल ने भी बताया। उन्होंने कहा ठीक है मैं मिलता हूँ। दीदी ना वैभव के घर पे ही रुकी थी, मतलब वैभव बोल रहा हूँ, दीदी का अपना घर है, मम्मा पापा के घर पे रुकी थी, और जो जीजा जी हैं वो अपने घर चले गए थे। मतलब कि जब उद्घाटन होगा घर का, गृह प्रवेश होगा, उसके एक दिन बाद ही उन्हें अपने घर जाना था, मतलब ससुराल। ठीक है। पंडित जी को सारी बातें वैभव ने फ़ोन पे बताई थी। पंडित जी जब दीदी को मिलने गए, उन्होंने जाकर पहले तो यही बोला कि ऐसे ऐसे करके नितिन आया था और ये तारीख तो डिसाइड हो गई है। बेटा आपको एक बार मैं कुछ बातें पूछना चाह रहा था, नितिन को बुलवाओ। मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया दोपहर के 3 बजे। मैंने पूछा दीदी हाँ आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और घर आ। अब घर आ का मतलब ये हुआ, मुझे लगा कहीं भैया ये वहाँ ना बुला रही हूँ जहाँ वो आंटी रहती हैं। उन्होंने कहा मैंने दीदी गृह प्रवेश पे ही मना कर दिया मुझे तो आने को, तो घर कैसे आ जाऊँगा आपके? उन्होंने कहा मैं घर पे हूँ यहाँ वैभव के, तो यहाँ पे आ जा। और कब तक आएगा? मैंने आता हूँ 1-1.5 घंटे में आता हूँ। मैं उनके घर पहुँचा 5:30 के आसपास। मैंने कहा बोलो दीदी गृह प्रवेश पे आ रहा है तू, समझ आ गई तेरे? मैंने कहा दीदी सुनो ये बात ना बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को हम कोई यहाँ चैलेंज थोड़ी ना दे रहे हैं कि तू क्या कर ले, आप समझो। नहीं भाई है ना मेरे लिए, जैसे वैभव धीरज वैसे तू, तो गृह प्रवेश क्यों नहीं आएगा तू? इतनी मेहनत से तेरे दोस्त ने मकान बनाया। फिर उसकी वाइफ बोली और तू क्यों नहीं आ रहा भाई? मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, हर किसी को अलग अलग तरीके से बताऊँगा क्या? मैंने बस इनकी जो सासू माँ है वो मुझे बोल रही हैं कि तू नहीं आएगा। अच्छा सासू माँ को तेरे से क्या प्रॉब्लम हो गया? मैंने कहा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। मजाक मजाक में अंकल ने कहा कि बेटा सुन, मतलब दीदी को बोला, तृप्ति नाम है, बहुत देर से मैं दीदी बोल रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तृप्ति को बोला कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, नितिन अगर उस दिन नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी ठीक रहेगा। आपको पता है पंडित जी वहीं बैठे थे और पंडित जी ने मेरे हाथ का धागा देखकर बोला था कि इसे अब उतार दे। ये मतलब जितना सुरक्षा कर रहा था ना, ये बाधा बन सकता है, तेरे हाथ बंध जाएंगे। मैंने कहा लेकिन पंडित जी वो मुझ पे क्यों करेंगी? उन्होंने कहा ऐसे करने वालों का, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, कोई भाई गारंटी नहीं होता है कौन किसको क्यों परेशान करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तूने उनसे कुछ शायद जब बात करी होगी तो कॉन्फिडेंस दिखा दिया होगा। मैंने कहा बस इसी बात की वजह से वो किलस गई क्या? मैंने यही तो बोला था कि हाँ। उन्होंने पूछा गुरु कौन है? मैंने कहा महादेव है, बाबा पर भरोसा रखता हूँ। दीदी पर उस वक्त कुछ एंटिटीज़ थी और पंडित जी ने ये सबके सामने दिखा दिया। दीदी घबराने लगी। उन्होंने कहा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुमको, बच्चे को, किसी को कोई टेंशन नहीं होने दूंगा, मैं बैठा हूँ यहाँ। और मेरे को ये बात ना बताते में बहुत अजीब लग रहा है, उनको कहाँ से नंबर मिला धीरज का मुझे नहीं पता, वरना कितने मतलब सास हैं, सास के जो बहू है, उनके जो भाई हैं, उनके किसी दोस्त का नंबर सास को कैसे, कहाँ से, कैसे अरेंज हो जाएगा? या तो आप एक ही गेट टुगेदर में हो, है ना। धीरज को फ़ोन आया मेरा नंबर लेने के लिए, और इत्तेफाक से धीरज भी सामने ही बैठा था। धीरज ने पहले नंबर देखा कि किसका नंबर आ रहा है, और नंबर थोड़ा वीआईपी था। तो दीदी ने एकदम बोला, तृप्ति दीदी ने, कि ये तो मेरी सास का नंबर है, तेरे को कॉल कैसे आ रहा है?
अब पता नहीं उनके पास नंबर कैसे आया। धीरज ने स्पीकर ऑन करा और ऐसे सबके सामने रख दिया फ़ोन। हाँ धीरज बेटा, जी मैं ना तुम्हारी जो तृप्ति दीदी हैं, वैभव की बड़ी बहन, जी जी, उनकी सास बोल रही हूँ। तुम्हारे वो जो तीसरा दोस्त था, क्या नाम है उसका, नितिन जी। अच्छा अच्छा, ये क्या नंबर है इसका, मोबाइल नंबर, ज़रा कुछ बात करनी थी। नितिन का नंबर तो अभी दूसरे फ़ोन में है, और आंटी मैं ऑफिस में हूँ, वो वाला फ़ोन ना गाड़ी में नीचे रखा होगा, मैं तेरे को बेटा दोबारा फ़ोन करती हूँ। पंडित जी ने कहा कि नंबर देने की पहली बात ज़रूरत नहीं, दूसरी बात वो तुमसे अगर ये पूछती भी है ना, मुझे नहीं पता ये चीज़ें सच में कैसे काम कर जाती हैं, कि नंबर की आखिरी की 3 डिजिट मत बताना, मतलब नंबर ही नहीं बताना, मना कर देना, एक्सक्यूज़ कर देना, ब्लॉक कर दो, बात मत करो, जो मर्जी करो, लेकिन नंबर मत बताना। और गृह प्रवेश तक तो बिल्कुल मत बताना, उसके बाद तुम नंबर दो, नितिन की फ़ोटो भी दे देना और बोलो। मेरे को ना यहाँ थोड़ी बहुत घबराहट होने लगी कि भाई मैं इस सीन में कहाँ से फिट हो रहा हूँ। घर उसने ख़रीदा, उनके घर पे रहती हैं, दीदी प्रेग्नेंट है, जो जीजा जी हैं उनकी मम्मा को मेरे से क्या मतलब है। कभी कभी पता नहीं सामने वाले को आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए। मैंने पंडित जी से कहा कि फिर पंडित जी मैं चलूँ, अब मेरे को ऑफिस में काम भी है। उन्होंने कहा बेटा जा, और रात में घर जाने से पहले मिल के जाएगा तू मुझे। मैंने ठीक है। 2 दिन बाद गृह प्रवेश था। 2 दिन तक पंडित जी ने मुझे कुछ पूजा बताई जो मैंने करी। तीसरे दिन सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे करीब वैभव का फ़ोन आता है कि यार वो जो आंटी हैं वो आ गई हैं सुबह। मैंने सुबह 7 बजे तेरे घर पे? हाँ वो जीजा जी को आज इधर से कहीं जाना था और वो 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो आंटी को, अंकल को और उनके घर के कुछ और भी हैं, उनको भी हमारे घर पर छोड़ा है, और मैं बाहर आकर घर से तेरे से बात कर रहा हूँ। वो कह रही हैं कि तुझे भी बुलाना है। फिर मैंने कहा कि यार कभी वो मना कर रही हैं, कभी हाँ कर रही हैं, मेरे से मतलब क्या है। उन्होंने कहा पंडित जी के पास तू गया था। मैंने गया था, बात हो गई थी, लेकिन भाई ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं यार कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। जब मुझे ऐसा पता है कि सामने वाला ये सारी चीज़ें जानता है और उसने पहले मुझे मना करा और अब वो मुझे इनवाइट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी तैयारी मेरे से ज़्यादा है। तो मैं भाई कोई उतारे थोड़ी ना करता हूँ, मैं भगत थोड़ी ना हूँ, मैं इन चक्करों में क्यों फंस रहा हूँ। कह रहा भाई, और उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा है, और तेरे घर में नंबर मांग रहे थे कि अंकल आंटी का किसी। मैंने कहा भाई सुन, जो बात करनी है उन्हें मुझसे करेंगी, अब यहाँ पर मेरी फैमिली कहाँ से आ रही है। क्या सुन, नाराज़ मत हो और आ जाइयो यार। मैंने भाई सुन, मैं नहीं आ रहा, पहले मैं 1% प्लान करता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। 1 मिनट सुन, आंटी आ गई हैं, बात कर ले। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है। उसने, लड़के ने, वैभव ने, मेरे दोस्त ने उन आंटी को फ़ोन दे दिया। वो क्या बोल रही है मुझे नहीं समझ आ रहा। ये हिंदी में तो नहीं बोल रही थी, ना इंग्लिश थी, और पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रही हैं, और मैं बस यही बोल जा रहा हूँ, मैंने आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो मैं ये काम नहीं करता, लेकिन उस दौरान मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी कि ये जो बोल रही हैं, मैं कम से कम इसे रिकॉर्ड को पंडित जी के पास जा ही रहा हूँ, पंडित जी फिर मुहूर्त पे जाएंगे, उन्हें सुनवा तो दूँ क्या है ये। पंडित जी को सुनवाया तो पता है क्या था, वो क्रिया पड़ रही थी फ़ोन पर, और मेरा दोस्त वैभव कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, वो तो बस तेरे से बात कर रही थी, और बेटा ऑफिस में कैसे चल रहा है सब कुछ, ये सब बोल रही थी तुझे। मैंने कहा ये आवाज़ किसकी है, रिकॉर्डिंग सुन ले, क्या है ये। कह रहा है ये सब कुछ उन्होंने बोला ही नहीं। ये चीज़ें किस हद तक खेल सकती हैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसमें पूरी कहानी में बताओ मेरी कहाँ क्या गलती थी। ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना पैरानॉर्मल एंटिटीज़ वाले, इसके लिए कभी आप तैयार नहीं होते, ये एकदम से होते हैं। तो आज की कहानी कोई आवाज़ नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं, सादा सिंपल तरीके से सुनाई है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, थोड़ी बहुत एसी की आवाज़ आई होगी, तो मैं अब आपको
डायरेक्ट ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। कोई म्यूज़िक नहीं लगेगा, कोई होश नहीं, कोई साउंड इफ़ेक्ट नहीं, कोई फ़ोटो वीडियो नहीं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो बस एक बार लिखना, नितिन हम कंफर्टेबल हैं, और फिर देखो नितिन तुम्हें डरावनी कहानी क्या होती है वो बताएगा। याद है कुछ मेरी पुरानी कहानियाँ? अगर गूज बम्स हर 2 मिनट में नहीं आए तो कहानी फिर नितिन ने नहीं सुनाई। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। जय भोले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और कहानी तो अब शुरू होगी।